हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अभी हम लोग अमीनो एसिड पढ़ रहे थे। इससे पिछले लेक्चर में हम ज्विटर आयंस का और पेप्टाइड लिंकेज का चर्चा किए थे कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, डाइपेप्टाइड्स क्या होता है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को जाने थे, अमीनो एसिड के प्रॉपर्टी को देखे थे। आज हम लोग इस लेक्चर में उसी अमीनो एसिड टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, ग्लोबुलर ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन के विषय में जानेंगे। तो दिस इज योर मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल सादा केमिस्ट्री एंड आई एम वही भीषण कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन के विषय में जानेंगे कि क्या है। तो एक तरफ इसके प्रॉपर्टी को लिखा गया है, दूसरे तरफ आपका फाइब्रस जो आपके प्रोटीन होते हैं जिसको कोलाजन भी बोलते हैं। ग्लोबुलर को मायोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी किसमें, फाइब्रस में जो मॉलिक्यूल्स होता है, फाइब्रस मतलब रेशेदार, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं साइड बाय साइड मिलके क्या होता है, बहुत लंबा चैन बनाता है। साइड बाय साइड मिलके ये इधर साइड लेफ्ट राइट ऐसे कॉम्बिनेशन करके एक लंबा चैन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है। तो लॉन्ग चैन लाई साइड बाय साइड क्या करता है कि लॉन्ग चैन लाई साइड बाय साइड फॉर्म करके फाइबर्स का निर्माण करता है फाइब्रस में। इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं साइड बाय साइड जुड़ते हुए एक लंबा चैन बना लेता है जो फाइबर का निर्माण कर लेता है। इसके जो ग्लोबुलर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फोल्ड किया हुआ 3D आकृति का जैसे डब्बा बंद रहता है वैसे फोल्ड स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। फोल्ड इनटू स्फेरिकल 3D शेप का, गेंद की तरह स्फेरिकल 3D शेप का फोल्ड स्ट्रक्चर होता है किसका, ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स का। ये ग्लोबुलर का स्ट्रक्चर जो है नीचे हम लिख दिए, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स। इस वीडियो के लास्ट में आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि कैसा होगा, वो स्ट्रक्चर हम डाले हैं तो लास्ट में आप देख लीजिएगा, वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। ठीक है। एग्जांपल्स इसके क्या होते हैं, कोलाजेंस होते हैं। कोलाजेंस कहाँ पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है और हड्डी में पाया जाता है, त्वचा में और हड्डी में पाया जाता है। केराटिन आपका क्या है, फाइब्रस मॉलिक्यूल्स है, ये फाइब्रस प्रोटीन है। ये कहाँ उपस्थित रहते हैं, बाल में, लकड़ी में, सिल्क में पाया जाता है। मायोसिन जो होता है वो कहाँ उपस्थित रहता है, तो ये मसल्स में पाए जाते हैं। ठीक है। वैसे ही आपका ग्लोबुलर में क्या होता है, हेमोग्लोबिन, इंसुलिन, 51 अमीनो एसिड। इंसुलिन में कितना, 51 अमीनो एसिड। ए का मतलब अमीनो एसिड पाए जाते हैं। एंजाइम्स हो गया, एल्बुमिन हो गए, ये सब आपके एग्जांपल्स हो गए किसके, आपको ग्लोबुलर प्रोटीन के। ये सब एग्जांपल हो गए, ये इसके एग्जांपल हो गए। कौन कहाँ पाया जाता है हमने लिख दिया। वाटर में सॉल्युबल होता है नहीं, तो आपको फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो वाटर में घुलनशील नहीं होता है, ये आपका सॉल्युबल होता है। ग्लोबुलर जो होता है वो आपको जल में घुलनशील होता है। रोल्स इसके स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चरल, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देखता है, ये स्ट्रक्चरल और ये मेटाबॉलिक होते हैं। अब इसमें क्या होता है, कोलाजेंस इन बोन, बोन और कार्टिलेज, हड्डी और हड्डी का ज्वाइंट जो होता है कार्टिलेज, उसमें क्या कोलाजेंस उपस्थित रहते हैं। केराटिन जो होता है वो आपको फिंगर नेल्स, नाखून जो हुआ, फिंगर नेल्स नाखून जो हुआ, ये नाखून जो दिखाई दे रहा है इसमें पाया जाता है केराटिन। ठीक है। उसके बाद कहाँ पाए जाते हैं, तो हेयर में पाया जाता है। ठीक है। इसमें मेटाबॉलिक एंजाइम्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के एंजाइम्स में आपको क्या पाया जाता है, ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज इन मैमल्स क्या करता है कि प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में ग्लोबुलस प्रोटीन होता है। और एंटीबॉडी किसी भी मैमल्स में, चाहे कोई भी मैमल्स हो, उसमें एंटीबॉडीज के रूप में क्या पाया जाता है, ग्लोबुलर प्रोटीन आपका पाया जाता है। तो ये क्या था, ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन के कुछ आपको एग्जांपल्स थे, बताया गया कि दोनों क्या होता है, दोनों के विषय में कुछ आपको डिटेल बताया गया है। ग्लोबुलर का स्ट्रक्चर आपको वीडियो के इस लेक्चर के लास्ट में बताया जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ना है, उस टॉपिक को देखिएगा, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, इसको लिखिएगा, इसको जरा सा इसको कवर कीजिए, लिखिए, इधर मिटाएंगे, थोड़ा सा उधर से समझाएंगे। हो गया।
चलिए, तो इधर क्या कहता है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को डीनेचर्ड फॉर्म में कैसे बदला जाता है वही पढ़ना है। कहता है कि प्रोटीन आर फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स विथ ए यूनिक 3D स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। क्या कहता है कि वैसे प्रोटीन, क्या कहता है, इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं। अब कहता है कि प्रोटीन जो आपका होता है, क्या प्रोटीन जो आपका होता है वो आपको प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन क्या किया जाता है, पाया जाता है इसमें बायोलॉजिकल सिस्टम में, जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं उस बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन आपका जो है, प्रोटीन प्रेजेंट क्या, बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोटीन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोटीन आपको पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, जो कि कौन सा काम करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर जो बहुत सारे क्रियाएं होती है उन सारे क्रियाओं को करने में मदद करता है। उन सारे हमारे बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसको करने में सहायक होता है। इसी प्रोटीन को क्या कहा जाता है, नेटिव प्रोटीन कहा जाता है। समझ में आ गया, प्रोटीन क्या हो गया, तो प्रोटीन आपका बायोलॉजिकल सिस्टम होता है। हमारे प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन जो होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है। बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोटीन पाया जाता है जिसका यूनिक 3D स्ट्रक्चर होता है, यूनिक 3D स्ट्रक्चर होता है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को करने में मदद करता है। उसी को नेटिव प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, अब कहता है कि जो नेटिव प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं, नेटिव प्रोटीन्स में अगर जो आपका नेटिव प्रोटीन्स है उसमें अगर फिजिकल चेंज लाया जाए, यानी टेम्परेचर में परिवर्तन किया जाए, या फिर उसमें अगर केमिकल चेंज लाया जाए, यानी आपका पीएच के मान में परिवर्तन किया जाए, तो जैसे ही आपका फिजिकल चेंज लाइएगा नेटिव प्रोटीन्स में, किसमें, नेटिव प्रोटीन्स में, ऊपर वाला जो प्रॉपर्टी है आपका ये नेटिव प्रोटीन्स में क्या कीजिएगा, नेटिव प्रोटीन्स में क्या करते हैं, फिजिकल चेंज लाते हैं, चेंज इन टेम्परेचर में बदलाव लाइए। ठीक है, ये आपका कौन सा चेंज है, तो फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है, इसमें परिवर्तन कीजिए। या फिर केमिकल चेंज आप करते हैं, जैसे चेंज इन क्या, चेंज इन पीएच के मान में बदलाव अगर लाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होता है। फिजिकल और केमिकल चेंज जब नेटिव प्रोटीन में लाया जाता है, केमिकल चेंज मतलब पीएच के मान में परिवर्तन, फिजिकल में चेंज मतलब टेम्परेचर में परिवर्तन लाया जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो आपका डिस्टर्ब होता है। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होगा तो ड्यू टू दिस ग्लोबुलर अनफोल्ड, क्या कहता है, यह आपका ग्लोबुलर अनफोल्ड स्ट्रक्चर होता है। ग्लोबुलर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होगा तो इसका स्ट्रक्चर ग्लोबुलर अनफोल्ड, और हेलिक्स गेट अनफाइल्ड, हेलिक्स जो था ऐसे ग्लोबुलर अनफोल्ड, यानी पहले फोल्ड किया हुआ था अब वो खुल गया, और ग्लोबुल्स का स्ट्रक्चर जो था वो आपका ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे करके रहता है। ये भी स्ट्रक्चर हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर जो थे ये भी अनकॉइल हो जाते हैं। अनकॉइल मतलब क्या, पहले कॉइल किया हुआ था, जैसे आपका तार का बाइंडिंग होता है, जैसे कॉइल का बाइंडिंग होता है पंखा का, वैसे कॉइल किया हुआ था, अब वो भी क्या हो जाता है, अनकॉइल हो जाता है। अब पहले जो ग्लोबुलस आपका फोल्ड था वो हाइड्रोजन बॉन्ड के डिस्टरबेंस के कारण जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है तो वो भी आपका क्या हो जाता है, अनफोल्ड हो जाता है, एंड प्रोटीन लूजेज इट्स। और जैसे ही ये स्थिति होती है तो प्रोटीन जो है उसका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी था जिसकी मदद से वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को करने में मदद करता है, वो अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खो देता है और प्रोटीन क्या बन जाता है, डीनेचर्ड प्रोटीन बन जाता है। तो डीनेचर्ड प्रोटीन किसको बोलेंगे, तो नेटिव प्रोटीन पे फिजिकल चेंज यानी चेंज इन टेम्परेचर करने पर या फिर केमिकल चेंज पीएच के मान बदलने पर क्या होता है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होता है, प्रभावित होता है, वैसे ही आपका हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर जो कॉइल था वो अनकॉइल हो जाता है, और दूसरा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो फोल्ड किया हुआ था वो अनफोल्ड हो जाता है।
ठीक है। और प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी पहले करने की जो प्रोटीन में प्रॉपर्टी पाया जाता था, वो प्रॉपर्टी प्रोटीन लूज कर देता है और क्या बन जाता है, डीनेचर्ड प्रोटीन बन जाता है। अब डूइंग कहता है कि जब डीनेचुरेशन होता है, यानी प्रोटीन का जब डीनेचुरेशन होता है तो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, जबकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डीनेचुरेशन में सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो डिस्ट्रॉय कर जाता है। अब कहता है इसका कुछ एग्जांपल आपको बताएगा, जैसे कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। अंडा को जब हम उबालते हैं तो उजला पार्ट जो अंडा का होता है वो क्या हो जाता है, गर्म करने पर जम जाता है, ये भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का काम है। कटिंग ऑफ मिल्क इज कॉज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क, यानी उसमें बैक्टीरिया जो मिल्क में पाया जाता है उसी बैक्टीरिया के कारण जो आपको लैक्टिक एसिड होते हैं उसके कारण दूध क्या हो जाता है, जम जाता है, दूध दही में बदल जाता है, या दूध को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाड़ लेते हैं। तो यह ऐसा कहानी होता है। और इसका जो फेनोमेना होगा तो पहले से क्या था आपका, ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, इसको देख लीजिए, ऐसा स्ट्रक्चर इस तरह का अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही इसको हीट कीजिएगा वैसे ही ये ऐसे करके इस स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसको प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, प्रोटीन को डीनेचर्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो फिजिकल और केमिकल चेंज लाने पड़ते हैं। डीनेचुरेशन के दौरान जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो वहां पर सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होते हैं, प्राइमरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अंडा को उबालते हैं, व्हाइट वाला पार्ट क्या हो जाता है, जम जाता है। ये आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एक एग्जांपल है। दूसरा कर्डिंग ऑफ मिल्क जो होते हैं, मिल्क में बैक्टीरिया पाया जाता है तो लैक्टिक एसिड के कारण मिल्क को कर्ड में, दही में बदल दिया जाता है, तो ये भी इसका एग्जांपल है। तो ऐसा प्रोटीन आपका होता है और इसको जैसे ही हीट करते हैं वैसे ही आपका एक सिंगुलर चेन ऐसे अरेंज करके इस रूप में बदल जाता है, ठीक है। ये फोल्ड किया हुआ था, ये अनफोल्ड होके खुल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अमीनो एसिड का प्रॉब्लम करेंगे। क्या करेंगे, अमीनो एसिड के प्रॉब्लम को देखेंगे। किसको देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते। हो गया, लिख लिए, मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग अमीनो एसिड के प्रॉब्लम को देखेंगे कि अमीनो एसिड में क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है, अमीनो एसिड का क्या देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे कि अमीनो एसिड का प्रॉब्लम्स कैसे पूछा जाता है, ठीक है। अमीनो एसिड के प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि अमीनो एसिड से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी तक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और उस क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन है हेमोग्लोबिन इज 1999 में पूछा गया था कि हेमोग्लोबिन विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, या एंजाइम्स होता है, या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। तो हेमोग्लोबिन जो था, ग्लोबुलर प्रोटीन का टेबल बताए थे, उसमें हेमोग्लोबिन का हम चर्चा किए थे। तो हेमोग्लोबिन क्या होगा, ग्लोबुलर प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा जब फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन का टेबल जब बना के दिखाया है वहां पर इसके एग्जाम्पल में हेमोग्लोबिन लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड होगा। नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीनो एसिड होगा लेकिन बेसिक होगा। अमीनो एसिड होगा लेकिन क्या होगा, बेसिक होगा। इसका मतलब कि उस अमीनो एसिड में R के जगह पर NH4+ पाया जाएगा। सेराइन तो होगा नहीं, सेराइन जो होगा वो आपका नहीं होगा, सेराइन नहीं होगा। उसके बाद वैलाइन भी क्या होगा, सेराइन नहीं होगा, एलाइन भी, एलेनाइन भी नहीं होगा, ये आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। और ये भी आपका टेरोसिन भी नहीं होगा। लाइसिन, लाइसिन क्या होता है आपका, लाइसिन एक बेसिक अमीनो एसिड होता है। लाइसिन जो होगा वो आपका बेसिक अमीनो एसिड होगा। नीट 2020 में पूछा था, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या बताए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पुट कीजिए, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, एकदम सीधे मारते जाइए। कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज। नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था
कि आपको नीचे क्या दिए गए हैं, आपको नीचे कुछ अमीनो एसिड दिया गया है, पूछ रहा है कि इसमें एसेंशियल, तो लाइसाइन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, पूछ रहा है नॉन एसेंशियल, वैलाइन भी आवश्यक है, ल्यूसाइन भी आवश्यक है, एलानाइन जो होता है वो हमारे लिए उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, नुकसानदेही होता है। अब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग द डीनेचरेशन ऑफ डीनेचरेशन प्रोसेस। अभी अभी पढ़े थे डीनेचरेशन में क्या होता है कि प्राइमरी कार्बन अनडिस्टर्ब होते हैं, प्राइमरी आपका अमीनो एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होगा वो अनडिस्टर्ब होगा, सेकेंडरी और टर्शियरी जो होता है वो आपका डिस्टर्ब कर जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन डिस्टर्ब नहीं होता है, तो रिमेन्स इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचरेशन, तो प्राइमरी है, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं होगा, प्राइमरी कार्बन होगा, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन केवल नहीं होगा और टर्शियरी कार्बन ओनली नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म ए ड्यूटेराइन। अब इसमें पूछ रहा है, नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और कहता है कि कौन ड्यूटर आयन का फॉर्मेशन करेगा, तो एनिलीन नहीं करेगा, एनिलीन हम लोग पढ़े थे, इसमें फेनाइल ग्रुप ऊपर से CH3 जुड़ा हुआ रहता है, कॉमन नेम यानी आपका बेंजोइक ग्रुप का जो कंपाउंड होता है और उसमें कुछ ब्रांच कोई फंक्शनल ग्रुप OH NH3 CH3 लगाते हैं तो ओवरऑल का एक नाम होता है, वही आपका एनिलीन नहीं होगा, एसिटामाइड भी नहीं होगा, बेंजोइक एसिड भी नहीं होगा, तीनों के तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वहां हम लोग देखे थे ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर में ग्लाइसाइन जो होगा वो होगा, ठीक है। अब कहता है इन ए पार्टिकुलर इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वेरियस अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय, क्या कहता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है, तो किस बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से, डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, इसमें है ऑप्शन क्या, पेप्टाइड बॉन्ड से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उसको कैसे जोड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत, लिखिए लिख लिए, मिटा दे, अभी प्रॉब्लम ही चलेगा, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एम्स में पूछा था क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप which of the following functional group can form a deuterion, which of the following functional group can form a deuterion, which of the following functional group are present in functional group are present in amino acid। यह आपका एम्स में क्वेश्चन पूछा था कब, 1998 में, 1998 एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा क्रियात्मक जो है ग्रुप वो आपको पाया जाता है, यानी प्रेजेंट अमीनो एसिड में पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, एक आपका COOH ग्रुप था, बी ऑप्शन आपका NH2 ग्रुप था और सी ऑप्शन आपका दिया हुआ था NH2, सी ऑप्शन आपका NO2 ग्रुप था और डी ऑप्शन दिया हुआ था बोथ A एंड B। तो सीधी सी बात है, अमीनो एसिड शुरू में ही बताए थे कि वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जिसमें COOH और NH2 ग्रुप पाया गया हो, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट वन। आ गया समझ में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका BSEB बिहार बोर्ड 2011 में पूछा था, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू फॉर्म ड्यूटेराइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू फॉर्म, कौन सा है, ड्यूटेराइन, टू फॉर्म ड्यूटेराइन, ठीक है। इसमें से कौन, BSEB 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था,
कहता है कि इसमें से कौन एलिजिबल है ब्यूटर आयन बनाने में, यानी इसमें से कौन सक्षम है कि ब्यूटर आयन का निर्माण कर सके। ऑप्शन आपको दिए हुए थे कुछ इस प्रकार ऑप्शन था। ऑप्शन क्या दिया हुआ था, NH2CH2COOH, NH2CH2COOH, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा CH3COOH था, CH3COOH दूसरा ऑप्शन था, CH3COOH। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था CH3NO2 और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ था CH3NH2, CH3CH2NH2। तो कहता है कि ड्यूटर आयंस का फॉर्मेशन कब होता है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ड्यूटर आयंस के विषय में पढ़ा था और हमने बताया था कि सॉलिड स्टेट में, जब सॉलिड स्टेट में अमीनो एसिड को रखा जाता है तो वो डाइपोलर आयंस का फॉर्मेशन करता है। उसी आयन को क्या बोलते हैं, ड्यूटर आयंस बोलते हैं, ठीक है, जो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक न्यूट्रल होता है। तो अमीनो एसिड ही ड्यूटर आयन का फॉर्मेशन करेगा, ये तीनों फॉर्मेशन नहीं करेगा। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन मैंने किसका, अमीनो एसिड का करवाया और अमीनो एसिड क्या हो गया, समाप्त हो गया। अमीनो एसिड का क्या हो गया, द एंड हो गया। अमीनो एसिड का क्या हो गया, द एंड हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ लिए, उसको समाप्त कर लिए, अमीनो एसिड को समाप्त कर लिए। अब इसके बाद जो इस चैप्टर का अगला लेक्चर आएगा उसमें हम किसका चर्चा करेंगे, न्यूक्लिक एसिड का चर्चा करेंगे, ठीक है। देखने के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।